अस्सलामुअलैकुम। सीवीएस फार्माकोलॉजी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। बेसिकली सबसे पहले कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है, जिसका दूसरा नाम होता है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ ऑफ कॉरोनरी आर्टरी एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जाके बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाता है ऑफ द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियल मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनको जो है ब्लड सप्लाई नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और वो प्रेजेंट करता है एज एंजाइना पेन। अब हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक सडन सिवियर एंड क्रशिंग चेस्ट पेन दैट रेडिएट टू नेक, बैक, जॉ एंड आर्म्स। इसके अलावा ये क्यों हो रहा होता है? ड्यू टू द इस्कीमिया ऑफ द हार्ट मसल्स फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग, या फिर स्पैज्म ऑफ द कॉरोनरी आर्टरीज की वजह से ये हमारे पास इस्कीमिया डेवलप होगा ऑफ द हार्ट मसल्स। अब हमारे पास एंजाइना पेन 4 तरीके के होते हैं। स्टेबल एंजाइना जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंजाइना पेन है, फिर होता है अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना एंड माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। स्टेबल एंजाइना वो एंजाइना होता है जो कि बेसिकली टेक प्लेस करता है जब एक्सर्टिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो, उसमें अगर सडन हार्ट एंजाइना का पेन हो तो दैट इज़ स्टेबल एंजाइना। अब ये हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारे पास एथेरोमेटस ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है, उसकी वजह से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होती है। तो ये एथेरोमेटस ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन स्टेबल एंजाइना। इसमें हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स। जबकि अनस्टेबल एंजाइना जिसका दूसरा नाम होता है क्रिसेंडो एंजाइना, ये हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्यों अनप्रेडिक्टेबल है? बेसिकली क्योंकि ये वो पेन है, ये तब होता है जब जो पर्सन होता है वो एट रेस्ट होता है, यानी वो लेटा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो कोई ऐसी हैवी एक्टिविटी नहीं कर रहा और अचानक से ये दर्द उठेगा। अब ये पेन बहुत ज़्यादा सिवियर होता है और हर गुजरते लम्हे के साथ वर्सन होता जाता है। इसके अलावा इसमें हमें क्या मिलती है? उसमें हमें मिल रहा था एथेरोमेटस ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें हमें नैरोइंग या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी मिल रही थी ड्यू टू थ्रोम्बाई या प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसमें हम नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड ईसी इनहिबिटर्स देते हैं। वेरिएंट एंजाइना की बात की जाए तो ये वो टाइप ऑफ एंजाइनल पेन होता है दैट अकर्स ड्यू टू द स्पैज्म इन द कॉरोनरी आर्टरी। मसल स्पैज्म होगा दैट इज रिवर्सिबल, और ये ज़्यादातर उनमें होता है, फीमेल्स में होता है या जिनके पास ज़्यादा हिस्ट्री हो ऑफ स्मोकिंग, उन लोगों में होता है ये। इसमें भी नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना की बात की जाए तो ये हमारे पास इट इज़ अ टाइप ऑफ पेन दैट अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन टाइनी आर्टरीज दैट सप्लाइज द मसल्स ऑफ द हार्ट। ये वो है जो छोटी छोटी ब्रांचेस जाती है ना, छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द हार्ट की तरफ, उन टाइनी ब्रांचेस में अगर माइक्रोवैस्कुलेचर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसकी वजह से ये पेन होता है। और इसमें हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो चॉइस ऑफ ड्रग होती है। अब बात करें कि एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम क्या होता है, तो इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बना हुआ होता है इन द आर्टरीज वो हमारे पास रप्चर हो जाता है और उसकी वजह से क्या होगा कि थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाएगी, पार्शियल या कंप्लीट, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी होगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है? एज एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसमें एंजाइना की जो इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात की जाए तो इसमें ये 4 है। नंबर 1 ईसीजी जो कि रेस्टिंग और एक्सरसाइज दोनों में हो। प्लाज्मा बायोकेमिकल मार्कर्स दैट इज सीकेएमबी, ट्रोपोनिन, आईएनटी। मायोकार्डियल परफ्यूजन थेरेपी, थैलियम स्कैन होता है ये, और कॉरोनरी एंजियोग्राफी। ये 4 जो है ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं फॉर द एंजाइना। मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें स्मोकिंग सेसेशन, वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट, कंट्रोल ऑफ बीपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। फिर एंटीप्लेटिलेट थेरेपी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो थ्रोम्बोसिस होती हैं और जो हमारे पास प्लेटिलेट एग्रीगेशंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं लो डोज एस्पिरिन 75 मिलीग्राम या क्लोपिडेग्रोल उस सिचुएशन में देंगे जब एस्पिरिन अवेलेबल ना हो, वरना फर्स्ट जो चॉइस ऑफ ड्रग होती है दैट इज एस्पिरिन। फिर एंटी इंजाइनल थेरेपी जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट आर बीटा ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। लेट्स स्टार्ट एंटी इंजाइनल थेरेपी, जिसमें आ जाते हैं सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स। इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है कि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग हार्ट रेट, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बेसिकली ये करते क्या है कि जो हमारे पास हार्ट के फंक्शनिंग होते हैं ना उसको रिड्यूस करते हैं, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस करेंगे।
अब बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ये फ्रिक्वेंसी और सिवियरिटी ऑफ एंजाइना दोनों को रिड्यूस कर रहे होते हैं, इसीलिए ये इनिशियल एंटी एंजाइनल थेरेपी में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से दो बीटा ब्लॉकर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, दैट आर मीटोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल। ये जो होते हैं ये सिर्फ हमारे पास एंजाइना को ही ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं हो रहे होते, बल्कि ऐसे पेशेंट्स जिनको एंजाइना के अलावा दूसरे डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उनमें भी इन्हें प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स की अगर बात की जाए तो ये वेज़ोस्पेस्टिक एंजाइना में नहीं देते, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेरिएंट एंजाइना को मजीद वर्सन करते हैं बाय इंक्रीजिंग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रेडिकार्डिक पेशेंट में नहीं देते क्योंकि इनका काम क्या है, हार्ट रेट रिड्यूस करना। अगर ऐसे पेशेंट्स को दी जाएगी तो मजीद हार्ट रेट कम हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं क्योंकि एस्थमा को मजीद वर्सन कर सकते हैं इन द एस्थमेटिक पेशेंट्स। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सेकंड जो है हमारे पास ड्रग्स, उसमें क्या है कि हमारे पास जो कैल्शियम होते हैं ये एसेंशियल है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब होता क्या है, ड्यूरिंग इस्कीमिया हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन, और उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोक्सिया प्रोड्यूस्ड हो गया। अब ये हाइपोक्सिया ये क्या करेंगे कि ये एटीपी डिपेंडेंट जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। उस एटीपी की यूज़ की वजह से क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी हमारे पास शो होगी और वो हमारे पास वर्सन करेगा स्कीमिया को। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जाते हैं और कैल्शियम इन्फ्लक्स को इनटू द कार्डियक एंड द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स रिड्यूस कर देंगे, और उसकी वजह से कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन होगी और आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन से आपने ये बात याद रखनी है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द वेज़ोस्पेस्टिक एंजाइना, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स कॉज करवा रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तो ये दो टाइप्स के होते हैं, डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सबसे पहले बात करते हैं डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें आ जाता है एम्लोडिपाइन। इनका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे पास ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द पेरिफेरल वैस्कुलेचर। अब ये करते क्या हैं कि ये हमारे पास उनकी वेज़ोडाइलेशन करवा रहे होते हैं, इसीलिए ये वेरिएंट एंजाइना में दिए जाते हैं, जो कि किसकी वजह से हो रहा था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, बेसिकली मसल स्पैज्म की वजह से हो रहा था, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं एम्लोडिपाइन। इसके अलावा नेफेडिपाइन होता है जो कि हमारे पास एंजाइना और हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जो शॉर्ट एक्टिंग डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उन्हें हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि उनकी वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है कि वो एक्यूट एमआई की वजह से मॉर्टिलिटी को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट में अगर ये ड्रग यूज़ हो तो उसकी वजह से एमआई के चांस बढ़ जाते हैं। नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात की जाए तो उसमें है वेरापेमिन। अब जो हमारे पास एम्लोडिपाइन था ये हमारे पास स्मूथ मसल्स ऑफ द वेस्कुलेचर पे एक्ट करता है, और ये हमारे पास वेरापेमिन ऑन द हार्ट स्मूथ मसल एक्ट करता है, कार्डियक मसल्स पे एक्ट कर रहा होता है। करता क्या है कि एट्रोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। इट हैज़ ग्रेटर नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो ये उन लोगों में नहीं दी जाता जिनमें एवी कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ हो या डिप्रेस्ड कार्डियक फंक्शन हो। फिर सेकेंड इस लाइन में ड्रग जो आती है दैट इज डायलेटिज़ैम, ये हमारे पास एवी कंडक्शन को रिड्यूस करेगा, ऐसे नोट का फायरिंग रेट रिड्यूस हो जाएगा और कोरोनरी आर्टरी वेजो डायलेशन कॉज करवा रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास किस में यूज़ होते हैं, वेरिएंट एंजाइना में। अब यहाँ तक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात होगी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की, तो ये इंक्लूड कर रही होती हैं आइजोरबाइड, डायनाइट्रेट, आइजोरबाइड, मोनोनाइट्रेट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ये काम कैसे करती हैं कि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर रही होती है, उसी की वजह से रिलीव ऑफ सिम्टम्स मिलता है हमें। अब बात करते हैं नाइट्रेट्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो क्या होता है कि नाइट्रेट आयंस बॉडी में जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसकी वजह से इंक्रीज गवानाइल साइक्लेज, साइक्लिक जीएमपी बढ़ता है, और वो क्या करवाता है, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन्स, और उसी की वजह से हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन होती है। अब नाइट्रेट का इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, आर्टरीज पे ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वेन्स में ये वेन्स की डायलेशन करवाता है, प्री
प्रीलोड यानी वीनस रिटर्न टू द हार्ट रिड्यूस हो जाता है और वर्कलोड कम हो जाएगा। कॉर्नरी आर्टरीज में ये डायलेशन ऑफ द वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स करवा रहा होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ होती हैं, सबलिंगुअली, ट्रांसडर्मल पैच और आईवी की सूरत में। इसके अलावा ये फर्स्ट पार्ट इफेक्ट इनमें बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे ओरली नहीं लिया जाता। इसमें ज़्यादातर सबलिंगुअल यूज़ है, उसके अलावा ट्रांसडर्मल और आईवी है। ओरली लेंगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट के बाद ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो इनफेक्टिव हो जाएगा। एक्सक्रीशन जो होता है वो ग्लूकोरोनाइड की फॉर्म में किडनी से होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो हेडेक इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज में नाइट्रेट यूज़ की जाए तो इसमें पोस्टरल हाइपरटेंशन, फेशियल फ्लशिंग एंड टैकीकार्डिया मिल सकता है। अब बात करें अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की तो अगर इसके साथ फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर्स दैट इज सिल्डेनाफिल, अगर ये दोनों ड्रग्स एक साथ दे दी जाएं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सिवियर हाइपरटेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह काम करेंगे और हाइपरटेंशन कॉज करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों ड्रग्स को एक साथ नहीं दिया जाता। कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई है। टॉलरेंस की बात की जाए तो नाइट्रेट फ्री इंटरवल्स होना बहुत ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रग 12 बजे ली है तो नेक्स्ट ड्रग जो है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे के बाद लें, ताकि नाइट्रेट फ्री इंटरवल ज़रूर मिले इसमें। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की बात की जाए तो इसमें एक ही ड्रग है दैट इज रेनोलाजीन, जो कि एंटी एंजाइनल भी है और एंटी एरिथमिया ड्रग भी है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये रेनोलाजीन इनहिबिट करता है सोडियम इन करंट को, सोडियम इन्फ्लक्स को, और उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है। अब सोडियम इन्फ्लक्स कम हो जाएगा, इंट्रासेल्युलर सोडियम और कैल्शियम दोनों रिड्यूस्ड हो जाएंगे और उसकी वजह से डायस्टोलिक फंक्शन इंप्रूव होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो CVP3A एंड CVP2D6 जो होती है वो इसका मेटाबॉलिज्म कॉज करवा रही होती हैं, और इसके अलावा ये सर्व करता है सबस्ट्रेट फॉर पी ग्लाइकोप्रोटीन। एडवर्स इफेक्ट आपने इसका लाजमी याद रखना है, क्योंकि सोडियम कैल्शियम ओवरलोड कम हो रहा है तो ये QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करवा सकता है। इसके अलावा हेडेक, डिजीनेस, एडिमा एंड कॉन्स्टिपेशन इसके अदर्स एडवर्स इफेक्ट हैं। तो यहाँ तक हमने एंटी एंजाइनल थेरेपी और इसके अलावा एंजाइना क्या होता है, उसकी क्या हम बेसिकली मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसे इन डिटेल कंप्लीट कर लिया।